भारत माता की जय के साथ आइए हम लोग आज 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पार्ट 6 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आज 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए थे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था। आज जो है 6 क्वेश्चन आएगी ऐसा, जो कि 2-2 नंबर की रहेगी। उसको आज हम लोग हल करेंगे, बारी बारी से देखते हैं। आइए, तो विद्यार्थी जी कान में हेडफोन लगाइए और आराम से सुनिए और समझिए, देखिए। चलिए, सबसे पहले है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 444 का 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, LCM माने होता है लघुत्तम समापवर्तक। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना है, यहाँ पे फैक्टर की बात होती है, यहाँ पे मल्टीपल की बात होती है ना। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले तो कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आराम से पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सुंदर सा हल लिख लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में। 2 से देखते हैं, 4 दूना 8, कितना बचा बाबू? 1, 16, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से तो चली जाएगा 6 दूना 12, 2 से करेंगे 3 दूना 6। तो इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है वो तैयार हो गया। यानी कि हम लोग 96 को लिख सकते हैं, 96 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 गुने 3 गुने 1। इसमें 1 लिखना जरूरी है। अगर किसी का HCF मैच नहीं करेगा, 2 को गुणनखंड एक जैसा नहीं आएगा, तो कम से कम 1 जरूर मैच करेगा, 1 मिलेगा ही मिलेगा। 2 संख्या का HCF कम से कम 1 तो जरूर होता है, तो 1 गुणनखंड में रखना जरूरी है। नहीं तो ये मत कहना कि सर यहाँ 1 नहीं रखेंगे तो काम चलेगा, चल जाएगा सब में। लेकिन कभी कभी बाय द वे अगर जो आपको कहेगा कि 5 और 6 का HCF निकालिए, तो ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 ही जो है वो मैच करता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। तो वहाँ पे 1 आपको मिलेगा HCF, तो इसलिए 1 इसमें लिखना जरूरी है। चलिए, हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये भी सम संख्या है, तो 2 से तो डिविजिबल है, भाग लगेगा 2 से। देते हैं 2 दूना के 4, 0, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101। अभी कितना से कटेगा वो? नहीं कटेगा। 3 से तो कट भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 और 1 3 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 से कटेगा। 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 1 30, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से वैसे ही रह जाएगा। चलिए, 404 को मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1। अब इसको हम लोग को निकालना है HCF। तो HCF में क्या होगा? ऐसा गुणनखंड जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में जो मिलेगा, 1 2 मिल रहा है, देखो, एक और 2 मिल रहा है, बस, और कोई कॉमन गुणनखंड मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूना के 4। अब बात आती है LCM का। तो जो मिल रहा है उसमें से एक हो, और जो नहीं मिल रहा है उस सब का गुणनखंड गुना हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों में से एक को लेंगे, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना करेंगे। ये हमारा LCM होगा। आप सबको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, LCM हो जाएगा। गुना करो, 2 दूना की 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 गुने 3 गुने 101।
1, गुना कर दीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 96 गुने 101। अब 96 गुने 101 करेंगे तो 6 एकम 6, 9 एकम 9, 0 0, एक अंक काटकूट, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 6 9 6 9, यानी कि कितना हो गया 96। ये हमारा एलसीएम और ये एचसीएफ आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। तो क्रमशः के मतलब क्या होता है बाबू, लगातार। जैसे कि पहला लिख लिया है कि शून्यकों का योग, तो ये वाला होगा शून्यकों का योग, और गुणनफल तो गुणनफल होगा 2, माने दूसरा वाला। तो यही कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है हम लोग को, द्विघात बहुपद वे ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग -3 और गुणनफल 2 है। चलिए, तो शून्यकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीपल्स ऑफ रूट इक्वल टू 2, एडिशन ऑफ रूट्स इक्वल टू -3। यानी कि बाबू इसको हल करेंगे हम लोग। अब बाबू ही खाली हल नहीं करेगा, मैया लोग भी हल करेगा, ठीक है, करेगी। अल्फा प्लस बीटा, शून्यक हमको किसको कहते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 2, यही दिया हुआ है ना। यानी कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -3 और अल्फा गुने बीटा बराबर 2, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। और हमको निकाल कर देना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप लिखते कैसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो a लिख दिए। और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, किसी के डिनोमिनेटर में हर में हमेशा एक रहता है तो लिख दिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमको b बराबर 3। अब कहिए कि सर b बराबर 3 का, यहाँ तो माइनस था, ये माइनस था बाबू, एनू माइनस लोगे तो -1 कटिए ना जाएगा। तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 3। उसी तरह से a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो a बराबर हमको मिल गया 1 और c बराबर मिल गया 2। अब द्विघात समीकरण हम लोग लिखते कैसे हैं, तो द्विघात समीकरण देखिए, या द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम लोग लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। अब इस पे हम केवल इसका मान पुट कर देंगे। a के जगह पर कितना लिखना है बाबू, 3x², bx, b के जगह पर भी 3, अच्छा b की जगह पर 3 लिखना है, a की जगह पर तो 1 लिखना है। तो 1 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखना है बाबू। देखो a बराबर 1, पहले b निकाले थे, तो bx और फिर c इक्वल टू 2, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगर द्विघात समीकरण कहता तो एक बराबर लिख देते 0। चलिए, तो इस तरह से हम लोग के अगर जो द्विघात बहुपद के शून्यक का योग दिया रहेगा और शून्यक का गुणनफल दिया रहेगा, तो हम लोग सभी का बहुपद इस तरह से निकालेंगे। यानी कि शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ से हमको a b c मिल जाएगा, यानी कि a बराबर 1 मिल गया। नहीं यहाँ a बराबर रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके बराबर कर देंगे a को। यहाँ पे a बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एगो में 2 रहता है, एगो में 3 रहता है, तो इससे उसमें उससे इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करके बराबर कर रखते हैं a को। अब c मिल गया तो c इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। तो अब द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। a b c के मान रख देंगे, यहाँ a बराबर 1 है तो 1 रख देंगे, b बराबर 3 है 3 रख दिए, c बराबर 2 है 2 रख दिए, द्विघात बहुपद मिल गया। कुछ तो है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 यानी कि 33वां क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसको समरूप का साइन कहते हैं ना, चिन्ह समरूप, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए।
बाबू जब तो लोग त्रिभुजों की समरूपता पढ़ रहा होगा तो उस समय पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लेना है, मानना का है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, ABC, और एक और त्रिभुज दिया है DEF, ये दोनों समरूप है। समरूप में बराबर होना जरूरी नहीं है, एक रूप होना जरूरी है, सेम उसके जैसा दिखना जरूरी है। तो ये दोनों आपस में समरूप है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, ये बड़ा वाला का दिया होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटा वाला का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, DEF बड़ा है और ABC बड़ा है। हम जो छापे हैं उसके अनुसार इसका सुटेबल नहीं है। फिर से देख लेते हैं इसको, यानी कि त्रिभुज ABC छोटा है और DEF बड़ा है। ये है DEF, ABC, ये है आपका 64 सेंटीमीटर और ये 121 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज इसे समरूप रहेगा तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल यानी कि ये जो क्षेत्रफल है बाबू, इसको लिख देंगे 64/121, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का होगा एकर संगति, इसके संगत ये और इसके संगत ये होगा, बराबर नहीं होगा, संगत अनुपात में होगा। तो यानी कि AB बटा लिख सकते हैं DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DF का होल स्क्वायर। जो इसका वर्ग यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इस सब संगत भुजवा के वर्गों के, देखो वर्ग कर दी है, और उसके अनुपात के बराबर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी पर इसको रख देना है। EF, देखो EF और EF के संगत BC है कि नहीं, तो EF दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, और BC निकाल देना है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, वही लिखने के लिए तो ये केवल 2 नंबर आपको दे रहा है। जो थ्योरम पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसी को लिखने के लिए आपको 2 नंबर ये दे रहा है। तो हो सके तो वो पूरा आप लिख दीजिए, है ना, क्षेत्रफल के अनुपात आधारभूत क्षेत्रफल का परमय। तो परमय लिखने के लिए बाबू हम लोग वही काम करेंगे कि यहाँ लिख देंगे। इतना बात समझ गया, वही करना है, लिखना है यहाँ कि चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इतना लिख दिए कि चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब तुरंत यहाँ लिख देंगे बाबू कि 64/121 बराबर, तो 64 किसका, ABC का 64 है। और यहाँ उलट के दिया है तो गलती से ये मत कर देना कि इसको ऊपर लिख देंगे, इसको लिख देंगे। यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है, ये ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो DEF में ना EF आएगा, इसलिए पहले दिया है भुलाने के लिए। तो लोग गड़बड़ा देगा कि जब 64/21 बच्चा करेगा तो EF पहले लिख देगा, और EF ऊपर लिख दिया, आंसर गलत आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले BC, क्योंकि हम लोग ABC का क्षेत्रफल लिखे हैं तो ABC का BC आएगा, DEF का लिखे हैं तो DEF का EF आएगा। बस बना दीजिए इसको, इससे आगे चलते हैं। ये 64/21 बराबर, इसका क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर, वर्गों के अनुपात के बराबर।
तो BC दिया नहीं है, ये हमको निकाल लेना है। और EF दिया है 15.4 यानी कि 15.4 15.4। अब इधर ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, तो इसको रूट में लिख देंगे क्योंकि इसका तो रूट निकल जाएगा, हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ बच जाएगा BC/15.4। आगे 64 का वर्गमूल 8 8 64, 2 बार 8 गुने 8 करेंगे बाबू, 8 आ जाएगा। 11 में कैसा से 11 गुने 11 तो लोग याद कर लिए हो, ये 11 आ गया। अब इधर आ गया BC/15.4। बस अब क्या है, अब तो भाई कैंचिया मार गुना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर मिल गया। चलो इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो यानी कि 11BC = लिख सकते हैं 8 गुने 15.4, और खाली BC बराबर लिखेंगे तो 8 गुने 15.4/11। इतना भी नहीं करेंगे बाबू, BC इधर रहने देंगे, इधर ही भागा में है, इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी कि 8/11 गुने 15.4। तो यहाँ भी तो वही है 8/11 गुने 15.4, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 11 से ही कट सकता है, नहीं भी कट सकता है, मल्टीप्लिकेशन करो। 8 चौका 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 पचे 40 और 3 43 के 3, हाथ में रहा 4, 8 कम 8 और 4 12/11। 11 से काटो इसको, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम लोग दशमलव दे देंगे। अब करेंगे 11 एकम 11, यहाँ 1 बच गया बाबू, यहाँ आ गया तो 13, फिर 11 एकम 11, यहाँ 2 बच गया, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और 22, 11 दूना 22, यानी कि सीधा हमको BC बराबर कितना मिल गया बाबू, 11.2। और यही हमारा फाइनली हो गया आंसर। इसको सेंटीमीटर में लिखो, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिखेंगे। 2 नंबर हम लोग कमा गए, 2 नंबर निकाल लिए तुरंत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 34 को देखिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बाबू बराबर दूरी पर, यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। अब तो लोग ध्यान से एक बात यहाँ पे कह रहा है, उसको सुनेगा तो कुछ न कुछ इसमें हिंट दिया है जिससे हम लोग वह बिंदु निकाल सकते हैं। बिंदु कहाँ है बाबू, x अक्ष पर। कहाँ है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर बिंदु होने के लिए y = 0 होना पड़ेगा, और x से = ना कुछ रहेगा, तो एक तो 0 है, तो बच तो एक हो रहा है। आराम से समीकरण निकालो, 2 को बिंदु दिया है निकाल लो। अब 2 को बिंदु बोल रहा है कि 2 - 5 है, यानी कि x = -2 होगा, y = -5 होगा, एने कन्हू होगा। अब हमारा तो यहाँ एक्यूरेट स्केल बैठा के नहीं है, लेकिन 2 प्लस में 2 और माइनस में 5, तो इधर कन्हू बिंदु होगा। एक कह रहा है कि -2, यानी कि -2 तो इधर होगा, और 9 एने कन्हू -2 9, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ से जो है इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों का बराबर है। हमारा देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि यह जो बिंदु है x अक्ष पर, उससे ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि कौन सा बिंदु से ये समदूरस्थ होगा। तो हम ये x0 बाबू अनिवार्य न लिए हैं, हो सकता है ये ने होगा, हो सकता है इधर होगा, जेकर से ये दोनों बराबर दूरी पर होगा। ये तो हम x0 एक संभावना व्यक्त किए हैं कि चलो इधर होगा, है ना, हमको यही निकालना है। तो समदूरस्थ है तो हम लोग दूरी सूत्र से दोनों का दूरी बराबर कर देते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं कि हम O है, ई बिंदु A है, ई B है, तो यानी कि OA बराबर OB होगा दूरी, समदूरस्थ है। तो चलिए हम लोग वहीं से हल करना शुरू करते हैं। ये तो समझने वाली बात थी कि दिया क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि माना कि x अक्ष पर वह बिंदु O बराबर
x0 है। तो अब चलेंगे प्रश्न से मतलब का प्रश्नवा का कह रहा है। प्रश्नवा यह कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु मान लीजिए कि x0 है, जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी कि 2 - 5 और -2 9 से, दोनों बराबर दूरी पर है। अब बराबर दूरी पर है तो लिख देंगे कि OB बराबर OA। अब दूरी सूत्र से OB निकाल लेंगे और OA निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि A बराबर मान लेते हैं कि 2 - 5 और B बराबर मान लेते हैं -2 9, है ना। चलिए ये थोड़ा सा सट गया है, इसको हटाइए लेते हैं, पूरा साफ कर देते हैं। फिर से साफ नहीं दिख रहा होगा बच्चा लोग को, विद्यार्थी जो जी लोग न है सब। चलिए A बराबर क्या बोल रहे हैं बाबू, A जो बिंदु है वो है 2 - 5 और B बिंदु जो है वो है -2 9। अब हम लोग चलते हैं अब प्रश्न से। प्रश्न क्या करता है कि दोनों समदूरस्थ है, तो बनाएंगे AO बराबर OB। अब देखो AO यानी कि इसको अब किसी को x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम इसको x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, इसको x2 y2। तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 है -5 और 0 हो गया y1 का होल स्क्वायर का रूट हो गया। दूरी सूत्र निकल गया, यानी कि OA का डिस्टेंस निकल गया। अब OA का दूरी निकल गया, वैसे OB का दूरी निकालेंगे बराबर OB का दूरी। तो ये x1 y1 नहीं है, इसको x2 y2 मान लो और कर दो x2 - x1। तो यहाँ पे क्या है, x2 खुदे माइनस में है और -x1, तो x1 तो x ही है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना बाबू 9 और y1 0 का होल स्क्वायर, एकरा पर लगा देना है रूट। बराबर के इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो ये रूटवा से रूटवा कैंसिल हो गया। चाहे इधर से रूट हटा के इधर स्क्वायर डालेंगे तब वो रूट खत्म हो जाएगा। बराबर के इधर उधर रूट कैंसिल, खत्म। बच का गया 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, देखो -5 में 0 घटाएंगे तो -5 होगा, तो -5 को जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बच गया -2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही होगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। एकदम बच्चा जैसा हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 - x का होल स्क्वायर, इसको पूरा करेंगे, a - b के होल स्क्वायर पर लिखिए इसको, a² - 2 तो 2 सूत्र वाला हो गया, a इसमें और b और प्लस b²। -5 का स्क्वायर 25 प्लस में 25 होगा, क्योंकि -5 गुना -5 प्लस 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको करो a² तो -2 के स्क्वायर, -2 तो 2 एक जगह पर -2 है लिखेंगे, b और फिर प्लस b² और 9 × 9 = 81। चलिए अब आगे 2 दूना की 4, 2 दूना की 4x, x² प्लस 25। इधर करो 2 दूना की 4 माइनस प्लस 2 दूना की 4x प्लस x² और प्लस 81। बाबू NU x² तो x² से x² काट दो, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में है, और नहीं तो सबको एक साइड कर लो, इसके बाद काटो, जैसे तुम लोग की इच्छा है वैसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 25 और 4 29, पहले लिख लेते हैं, -4x प्लस x² और ये 25 और 4 29। अब इधर से इधर ले लेंगे, -4x इन्हें प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, -x², ये दोनों के जोड़ लेंगे, 81 और 4 85, तो माइनस में 85 बराबर 0। सब इधर से इधर ले लेंगे। अब देखो x² प्लस में x² माइनस में कट गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच गया -4x और -4x, दोनों मिला के -8x होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -8x, प्लस में 29 और माइनस में 85। तो इसी में से इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया 5, ये माइनस में 56 बराबर 0। आगे बढ़ाओ बाबू, -8x बराबर, इधर माइनस में इधर कर दो प्लस में, x बराबर कितना होगा -56 बाई -8, 8 सत्ते 56, ये माइनस वाई इसमें लगा देगा तो x बराबर क्या हो गया हमारा -7। और जब x बराबर -7 हो गया बाबू तो हमारा यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, यानी कि वह बिंदु जो है, वह बिंदु बराबर हो जाएगा -7 0, x की जगह पर -7 रख देना है, हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के साथ आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का चीर हरण करते हैं। देखिए, दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इससे पहले बाबू आप लोग को ये जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सब का मान याद कर लेना पड़ता है, और नहीं तो कुछ ट्रिक याद कर लेना पड़ता है जिससे कि इसका सारा वैल्यू याद हो। नहीं किए हो तो पहले जाओ पेज नंबर, पुरानका बुक के कितना पेज नंबर है, शायद 204 पेज नंबर में होगा, उसका सारा वैल्यू याद कर लीजिए। नहीं याद है तो अभी देखो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है बाबू 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है मैया 1/√2। विद्यार्थी जी लोग समझ गए, बस इसी का इसमें वैल्यू पुट करना है, अब आंसर निकाल लेना है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, मान रखो उत्तर प्राप्त करो। 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 1 के तुम स्क्वायर करेगा तब 1 रहेगा, जो करना है कर लो 1 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, अब एकर कह रहा है कि स्क्वायर कर देना है तो स्क्वायर कर दिए, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 और एकरो कर देना है स्क्वायर तो एकरो स्क्वायर कर दिए। अब चलो आगे चलते हैं, 2 गुने 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, आराम से 1 लिख देंगे, प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन √2 को √2 से गुना करेंगे तो ओनली फॉर 2, यानी कि खाली 2 हम इन्हें कहते हैं, खाली 2 बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, यहाँ 1 खाली 2 बचेगा, है ना। अब 2 खाली नहीं रहेगा लेकिन 2 ओनली फॉर 2, यानी कि √2 × √2, यानी कि √2 गुने √2 करेंगे तो खाली 2 बचता है, यानी कि 2 को रूट अंदर आ जाता है, 2 को तो 1 बाहर निकल जाता है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस ई √2 प्लस में √2 माइनस में, काट दो ना जी, इसको काहे ला रखे हैं, वाह इतना जल्दी चीर हरण कर दिए इसका हम, यानी खत्म। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 35 को चीर हरण किए थे उस प्रकार क्वेश्चन 36 को धोती खोल देंगे। धोती खोलना मतलब ही मत करो, धोती खोलना एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है भेद खोलना। इसका भेद खोलते हैं कि है क्या, कैसे करते हैं। देखो यहाँ क्या है बाबू, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा, एगो बिंदु ए है, एकरा पर वृत्त पर स्पर्श रेखा ही खींचा हुआ है। स्पर्श रेखा मैंने कहा छू के खाली निकल जाएगा, अब ये बिंदु ए तक जाएगा, तो बिंदु ए से स्पर्श रेखा कितना लंबाई है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए की केंद्र से दूरी, तो ये वृत्तिया के कहूँ केंद्र होगा ना, चलो वृत्त सब छोटे को वृत्त बना दिए हैं, एकरा बड़े को बनाते हैं, तब धोती खोलने में मजा आएगा। ये ले, अब देखो यहाँ स्पर्श रेखा ए से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है ना, जो बिंदु ए से है इसका दूरी 4 सेंटीमीटर। आई वृत्त के केंद्र से ए की दूरी, वृत्त के केंद्र से
ए की दूरी कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर। तब हमरा कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब तो इसका भेद खुल गया। तुम लोग सबको जानते हो कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब जैसे ही लंब हो गया वैसे ही समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में जानबे करते हो पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तुरंत वृत्त निकल गया। लेकिन बाबू क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो कुछ न कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए, वही लिखने का 2 नंबर देता है। ठीक है, तो यहां पे पहले मान लो, माना ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और ए की केंद्र से दूरी, बिंदु ए की केंद्र से दूरी यानी कि OA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या निकालना है बाबू, त्रिज्या यानी कि OB बराबर निकाल देना है कि क्या। कोई दिक्कत? इसका तो अब पूरा कच्चा चीज है जो खुल गया। तब अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लिख देंगे जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो इसलिए OB जो है वो लंब हो जाएगा AB पर। तो जब OB लंब AB होगा, तो इसलिए जो है बाबू त्रिभुज OBA एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसलिए समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो लिखेंगे कि OB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, है ना। कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में E है, E समकोण है, तो समकोण के सामने वाला E कर्ण हो गया, E आधार हो गया और ये लंब। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, और कर्ण निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको ये निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, OA दिया हुआ है हम लोग के 5 का स्क्वायर माइनस AB भी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ देंगे हम लोग, तो ये हो गया OB बराबर, और OB बराबर तो OB हम लोग के दिया नहीं है, OB बराबर 5 की स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये लिख देंगे 25, और इसका 4 चौका 16 लिख देंगे बाबू 16। तो OB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो OB स्क्वायर बराबर 16, 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 25 में से 16 9, और 9 तो खाली OB बराबर निकालो, तो इन्हें ही चिड़ई है उड़ के उधर बैठेगा, यानी कि इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा रूट में, और रूट में आएगा तो कितना आ गया 9 का रूट 3, यानी कि OB बराबर 3, तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया 3, लिख देंगे यहाँ आंसर, त्रिज्या बराबर 3 आ गया। तो तुम लोग बाद में यहाँ नीचे लिख सकते हो कि अतः त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, यह और बढ़िया हो गया। हाँ, तो यहाँ भी लिख दो OB बराबर 3, क्योंकि हम लोग शुरू यहाँ लिख दिए कि त्रिज्या OB बराबर क्या निकालना है, OB बराबर लिख देंगे 3, हमारा आंसर कंप्लीट। 2 नंबर का है, बहुत ज़्यादा लिख देंगे इतना, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 37, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बाबू ना इसका चीर हरण करना है ना धोती खोलना है, ये तो सीधा सीधा अपने साफ है कि बस इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्या होता है 4 भागों में 1 भाग, यानी कि एक वृत्त पूरा है बाबू, ये वृत्त के 4 भाग में बराबर तोड़ दिए तो 1 भागवा को कहेंगे चतुर्थांश। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया है तो यहाँ पे परिधि दे दिया है, गोले गोले वाला की दूरी परिधि, और परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमको इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वृत्त के 4 भाग में 1 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भागा दे दो, वृत्त का चतुर्थांश निकल गया। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे त्रिज्या निकालना होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, लेकिन वृत्त की परिधि बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं 2 पाई r बराबर 22। 2 to 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 और गुने r बराबर 22। अब खाली r बराबर निकालोगे बाबू तो 22 गुने 7 बट्टा, इधर भागा में था इधर गया तो गुना में, और ये दोनों ऊपरे गुना में है तो ये दोनों हो जाएगा नीचे भागा में। 22 से 22 कट गया, यहाँ बच गया 7/2, यानी कि तुमको त्रिज्या कितना आ गया विद्यार्थी जी, त्रिज्या आ गया 7/2। और त्रिज्या जैसे ही आ गया तो हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वाह क्या सुंदर अक्षर लिखे हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एक 4 से लगा देंगे भाग, हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे हम लोग 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। अब ये 4 है सेशन, तो ये पूरा बट्टा के नीचे 4 लिखो, फिर टंगरी धर के उलट के 4 लिखो, एक से बढ़िया यही 4 लिख दो, क्या दिक्कत है, नीचे 4 लिख सकते हो। नहीं समझ में आया सर, छोड़िए, ये पाई r स्क्वायर हो गया, ये पूरा के बट्टा हम लोग 4 लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब इसको बनाएंगे, काटिए, 7 से 7 खत्म, 11 दूना की 22, ऊपरे बच गया 11 सत्ते 77/2 के बटा 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब टंगरी धर के उल्टो, टंगरिया धर के उलट दो, इसका देखना मुँहा नीचे हो जाएगा और टंगरिया ऊपरे हो जाएगा, तो ये काम में हो जाएगा गुना में। इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, गुणात्मक प्रतिलोम। ये भागा में गुना में बदलने के लिए उल्टा जाता है 1/4, तो फिर नीचे ही 4 आ गया। देख लो, तो लोग ऐसे पढ़ा होगा कभी भविष्य में, भूतकाल में, कि ऐसे भागा में दिया हुआ रहता था 2/7 भागे 3/14। तो जब इसको गुना में बदलना रहता था तो इधर वाला को पलटते थे, यानी कि इधर वाला को उलट देते थे इसे, तो इसी को जो भागा में था वो गुना में बदल जाता था। तो इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। फंस रहा गला हो, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें भी वही चीज है, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता था 2/7 के पूरा बटा 3/14, तो इसको ऐसे लिखते, तो ये भी बात वही है, इसीलिए इसको उलट दिए तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। बाबू कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो लिख देंगे कि ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 2 नंबर का है, बहुत है। ये हमारा रहा क्वेश्चन। अब हम लोग इसका क्रियाक्रम करते हैं। बहुत धोती खोल लिए, बहुत चीर हरण कर लिए, अब इसका करेंगे क्रियाक्रम। देखिए, इसका क्रियाक्रम करने में हम लोग के क्या है बाबू, कि एक पासे को, अच्छा पासा समझते हो क्या है, पासा ही एक ऐसा है जो कि महाभारत करवा दिया है, पता है? नहीं पता है तो क्या करें, देख लेना, है ना। महाभारत करवा दिया था पासा, कौन पासा फेंकता था, मामा शकुनी, है ना। अब पूरा कौरव पांडव में हो गया था लड़ाई, और यहाँ तो भाई कहना ही नहीं है, हम लोग विद्यार्थी लोग जी लोग में लड़ाई करवाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है,
एक के बार फेंका जाता है, 2 बार नहीं फेंका जाता है। अच्छा, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्न मैंने कहा यहाँ पहला नंबर में दिया है, तो हम लोग पहले नंबर वाला लिखते हैं कि एक अभाज्य संख्या। अब बताओ कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं विद्यार्थी जी लोग? ऐसी संख्या जिसमें केवल अपने और एक से भाग लगता है और कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक पासा में अंक होता कैगो है? एक पासा में देखिए, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। एक पासा में 1 से लेकर 6 तक के अंक रहता है। लूडो नहीं खेले हो जी? लूडो के छाकवा को हम लोग पासा कहते हैं, ठीक है, दूसरा चीज है नहीं। यही ना कहते हैं, समझ समझ के समझ है, समझ समझ के जे ना समझे वो मेरी समझ से ना समझ है। तो समझो यहाँ, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से अभाज्य संख्या कौन है? तो एगो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यही 3 गो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो अभाज्य मैंने 2 ऐसा संख्या है जिसमें और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। 3 है, 5 है, यानी दूसरा रूप में कहते हैं कि इसका गुणनखंड केवल 2 गो आता है, एगो अपने और एगो एक, उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो यानी कि संभावित संख्या कितना हो गया इसमें? इसके फेवर में फेवरेबल आउटकम है ना, यानी कि फेवरेबल आउटकम माने अभाज्य संख्या प्राप्त करने वाली संख्या कितना है? तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग, तो इसको 2 नंबर का है तो उतना लिखने का जरूरी नहीं है, बस प्रायिकता इसे लिखो और एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने का, अभाज्य संख्या है ना, ऐसे कोष्ठ में कर देंगे। और टोटल, तो टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई ना आ सकता है जी, फेंकेंगे पासा ऐसे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन टोटल क्या आ जाएगा? 6 गो। तो टोटल जितना आएगा उसको नीचे, और जेकर एकर फेवरेबल में रहेगा, यानी कि अभाज्य संख्या क्या आ सकता है? तो अभाज्य संख्या 1 2 3 गो, तो 3/6 काट दो, 1/2, यानी कि 2 गो में से एक बार में संभावना है, ये संभावना व्यक्त करता है कि इतना आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आइए जाएगा, संभावना है कि 2 बार फेंकेंगे तो 1 बार अभाज्य संख्या आएगा, है ना। तो ये चीज संभावना हो गया, तो इसका प्रायिकता कितना हो गया बाबू? 1/2। अब दूसरा का कह रहा है कि एक विषम संख्या, तो इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, डायरेक्ट हल, एक विषम संख्या का प्रायिकता, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या का प्रायिकता, विषम संख्या क्रम कौन है? 1 3 और 5, बाद बाकी 2 4 6 तो सम संख्या है, तो विषम संख्या में भी क्या गो हो जाएगा? 3 गो, और कुल 6 गो है, काट देंगे 1/2, यानी कि दोनों का प्रायिकता सेम है, 1/2 और 1/2 ही, यानी कि 2 गो में से एगो संभावना है कि विषम संख्या आएगा, और 2 गो में से एक बार संभावना है कि अभाज्य संख्या आएगा। इस तरह से 2 नंबर का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग इससे आगे वाला हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।